देखने को मिल रहा है और ये उतार चढ़ाव आपको अपनी स्क्रीन से भी देखने को मिलेगा। और इस समय की जो सिचुएशन है मार्केट की, उसमें निफ्टी करीब करीब आपको ऊपरी स्तरों से थोड़ा कमज़ोर भी हुआ। एक बार आप जरा निफ्टी का चार्ट दिखा दीजिए इंट्राडे, और उसके बाद फिर हम और भी चीज़ें हम आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे। देखिए निफ्टी समय 34 पॉइंट ऊपर रह गया। आज सुबह अगर आपको ध्यान होगा, आप हमको गौर से सुन रहे होंगे, तो हमने एक बात आपके सामने रखी थी, सृष्टि इसके गवाह। वो ये था कि आज इसका ना ओपन इंटरेस्ट नहीं बन रहा था। आज हमको बार बार इसकी जो तेज़ी है उस पर डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि बिना वॉल्यूम की तेज़ी है, इसके अंदर ठोस पैसा, ठोस मनी नहीं है। और मेरे को एक कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट भी चेक करना था। वो कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट क्या था? वो था कि एफआईज का पैसा कितनी जल्दी आता है और कितनी जल्दी नहीं आता है। ये चीज़ भी हमको थोड़ा चेक करना वाला बाकी रह गया था। तो आज सेकेंड डे है, मतलब आज मेरे को चाहिए वो लेवल्स की वो मेरे को एक बार दिख जाए। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप वैसे देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक सुबह से ही लाल निशान में आ गया था एक बार। उसने अभी दिन भर में कोई रिकवरी नहीं की, जिससे कि एक बड़ा प्लेयर कमज़ोर हो गया था। फिर धीरे धीरे देखा तो एचडीएफसी के साथ साथ रिलायंस भी अब कमज़ोर हुआ है। रिलायंस के अंदर बढ़त ऑलमोस्ट गुमसी हो रही है। एक चीज़ आपको बता दें, मार्केट के अंदर इंडिया विक्स आज 3.5% टूटा है। ये दो चीज़ें आपके साथ और कर रहा है। पहला, फेयर तो हटा ही रहा है, इसमें तो कोई सेकंड थॉट नहीं है, लेकिन ये मार्केट के अंदर डलनेस भी लेके आएगा। और अब आप देखते ही देखते देखिए बिना वॉल्यूम का बाजार चलता और टूटता कैसे, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आज का ट्रेड है। सुबह का अगर आप आधा घंटा देखेंगे तो आपको लगेगा कि बाजार जिस स्पीड से चल रहा है तो देखेगा ही नहीं, तो फिर से 400 पॉइंट चला सकता है। लेकिन अब जिस स्पीड से उसने तोड़ा है एक ही घंटे के अंदर, ये लो वॉल्यूम की पहचान होती है। पहला, बाजार को जल्दी जल्दी साफ करना है। वो जब भी विक्स नहीं है, विक्स बढ़ा है तो एक अलग गेम है। जब विक्स ना हो और बाजार स्पीड से ऊपर और स्पीड से नीचे जाए, इसका सबसे पहला साइन होता है कि वॉल्यूम नहीं है सिस्टम में, ठोस चीज़ नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक, तो ये चीज़ मेरे को आज नोटिस हो रही है। दूसरा, आज ना सेक्टोरियल चर्निंग बहुत हुई है। आप देखो, एक तो मॉनसून वाला फैक्टर था जो हम आपको नोटिस भी करवा रहे हैं कि अगले 2-4 दिनों से आप दो हाथ करोगे। दूसरा पॉइंट, आज जब मोदी सरकार पहली बार, यानी कि 3.0 नरेंद्र मोदी जी ने शपथ के बाद पहली बार कार्यभार संभाला, तो 20,000 करोड़ रुपए का किसानों के लिए निधि पास हुई। जब किसानों की निधि पास हुई तो आपको पता ही, फर्टिलाइजर शेयर्स तो एक तो वैसे भी सीजन चल रहा है, आज उस सेक्टोरियली वो चले। अभी हमने हेडलाइंस में भी पढ़े। फिर आपने देखा होगा जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो भी सेगमेंट है आज वो सारा चल रहा है, लेकिन जहाँ पे थोड़ा कैपिटलिस्ट व्यू पॉइंट है वो आज ठंडा है, वहाँ पे आज दम नहीं आपको दिखेगा। तो सेक्टोरियली बड़ा ही इंटेलिजेंट तरीके से आपको ये कॉल्स लेनी पड़ेंगी। दूसरा पॉइंट, आज मार्केट के अंदर क्या लीडरशिप की कहीं कोई कमी दिख रही है क्या? मैं बोलूँगा लीडरशिप की कमी तो नहीं दिख रही है, बट पार्टिसिपेशन की कमी ज़रूर दिख रही है। इस लेवल पे आके पार्टिसिपेशन उस तर्ज का नहीं रहा। एक और चीज़, आपने शॉर्ट और लॉन्ग काफ़ी हद तक पोजिशनिंग कर रखी है। अब आप देखो 30 शेयर इस समय एडवांसेस के अंदर है और 20 शेयरों का नुकसान है। 1 मिनट के लिए एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी दिखाइए आप, जहाँ पर आपको एनएससी बीएससी के शेयर साथ ही एफ&ओ के शेयर्स भी रहते हैं। उस रेशियो को देखेंगे ना, ये बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे करता है। डिक्लाइंस तो वहीं के वहीं है, 60 से 70 शेयर, बट जो एडवांसेस है ना, वो कई बार 80 से 120 हो रहा है, फिर 120 से वापस 80 हो जा रहा है। इसका मतलब जो बढ़ने वाले शेयर भी है ना एफ&ओ में, उनका परसेंटेज बहुत छोटा है, इसलिए थोड़े से मूव में वो लाल निशान में आ जाते हैं और डिक्लाइंस में गिर जाते हैं। ठीक है, तो अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चरली कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। बट हाँ, एक प्रॉफिट बुकिंग की रिक्वायरमेंट है मार्केट के अंदर। जो लोग एक्सट्रीम बुलिश भी है ना मार्केट पे, जिनको लगता है कि 24,000 निफ्टी पहुंच जाएगा, वो भी कह रहे हैं कि डिप चाहिए तभी हम एंटर कर पाएंगे। तो ये डिप मार्केट वही क्रिएट कर रहा है और कुछ नहीं। देखते देखते 85 पॉइंट नीचे डेज लो पे आके हम काज कर रहे हैं। सोनी पटनायक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सुमित मूलचंदानी है, रत्नेश गोयल हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आप तीनों मेरे फेवरेट हो, बहुत ही शानदार एनालिस्ट हो। सोनी पटनायक के बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम। बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही अच्छे से ट्रेड देती हैं और बहुत ही शानदार इनके ऑप्शंस की स्टडी है। सोनी, आपको याद है, आपसे पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, आपकी कॉल मैं आपको याद दिला देता हूँ। 4800 की आइशर मोटर की कॉल आपने दिलाई थी, परसों की बात है। 93 का रेट था, आपने 123 का टारगेट दिया था। देखो मेरे को सब कुछ याद है आपकी उस कॉल का। और आज मैंने कल भी वो कॉल नोटिस करवाई थी। तो जो इंटेलिजेंट ट्रेड, अच्छे ट्रेड, टाइमली ट्रेड होते हैं ना, सारे के सारे नोटिस होते हैं। ऐसे रत्नेश सर के भी बहुत सारे ट्रेड थे। रत्नेश जी से तो हमने निफ्टी का भी आउटलुक लिया था और उन्होंने कहा था डरिए मत, घबराइए मत, बाजार ऊपर आएगा। और क्या शानदार मार्केट के मोमेंटम हमने देखने को मिला। ना केवल निफ्टी बल्कि बैंक निफ्टी भी ऊपर आया। और सुमित मूलचंदानी आपको काफ़ी ऐसे शेयर्स दे चुके हैं जो बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही अच्छे तरीके से चलते हैं। आज तीनों मेहमानों का हम फिर से फ़ायदा उठाएंगे और तीनों से समझेंगे कि क्या करना चाहिए। लेकिन इस समय पहले
बाजार में क्या हो रहा है उसके लिए एक बार ज़रा सोनी से एक टेक ले लेते हैं उनका, निफ्टी और बैंक निफ्टी वाला। हमारे इंटेलिजेंस पे ना जाइए, सोनी जो कहेंगे उसको गौर से सुनिएगा, वो ज़्यादा कीमती, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। सोनी जी बताइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर क्या करना है? गुड आफ्टरनून निम्पी जी। देखिए निफ्टी में मेरे ख्याल से जो लग रहा था कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, वो ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस यहाँ हम देख सकते हैं कि अभी इस लास्ट आवर में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। बिकॉज वो जो 23,350 23,400 का जो जोन है वहां पे वो कंफर्ट नहीं था कि कोई फ्रेश लॉन्ग्स हम बिठा पाए। इनफैक्ट ये जो प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन आपको नजर आ रहा है उसको हेल्दीली एक्सेप्ट करना चाहिए। सपोर्ट यहाँ पे 23,000 से 23,100 के रेंज में है, तो उसी रेंज की तरफ अगर आपको दिखे तो उसी रेंज पे आपको बाय करने का बेहतर मौका मिलेगा। सो बाय ऑन डिप्स की सलाह रखिए अभी मार्केट में, और हाई लेवल्स गैप अप सिनेरियोज ऐसे को चेज मत कीजिए। काफी ऑलरेडी एक ओवरबॉट लेवल्स पे चल रहे हैं, यानी कि काफी हाइप्ड अप है मार्केट। सो मेरे ख्याल से आप 23,100 23,000 के रेंज में अगर आपको नजर आए कल परसों तक, तो आप उसी रेंज पे इनिशिएट कीजिए लॉन्ग्स। वहां से बाउंस करेगा अगेन टुवर्ड्स 23,300 23,400, वहां पे आप बुक कर सकते हैं। सो बाय ऑन डिप्स की सलाह है अभी मार्केट में, गैप अप चेज मत कीजिए। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी में देखेंगे तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर स्लाइटली बेटर है निफ्टी से, और ये कल परसों तक बैंक निफ्टी थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकता है निफ्टी को। सो यहाँ से करंट लेवल पे बैंक निफ्टी इंट्राडे के लिए आज जो हम देखेंगे 49,400 का इंट्राडे बेसिस पे अच्छा सपोर्ट है, और अभी हम देखेंगे तो उसको ब्रीच किया भी नहीं है। ऑफ कोर्स 50,000 के ऊपर जितना में निकाला था वो गेन्स वाइप आउट हो गए हैं अभी के लिए। बट बैंक निफ्टी में भी आप बाय ऑन डिप्स की सलाह रख सकते हैं। 49,400 का स्टॉप लॉस एक अच्छा यहाँ पे मेंटेन हो सकता है, आप वहां पे रखिए, उसको होल्ड कीजिए। बैंक निफ्टी आपको 50,500 50,700 के रेंज तक एक बार नजर आ सकता है। बैंक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हम ज़रूर देख रहे हैं, हालांकि निफ्टी 50 में प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर है, पर निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आप ऊपरी टारगेट्स को ध्यान में रख सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की रणनीति फिलहाल सोनी की तरफ से। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक ढेर सारा एक्शन जो हम फिलहाल देख रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की नज़र कौन से काउंटर्स पे हैं, ये समझेंगे हमारे अगले सेगमेंट क्लोजिंग ट्रेड्स में। क्लोजिंग ट्रेड्स में तीनों ही एक्सपर्ट से समझते हैं कहाँ पे है उनकी नज़र। और सुमित, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए कौन से कॉल्स हैं फिलहाल आपके। हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो देखिए, सबसे पहला जो स्टॉक यहाँ पे हमारे रेडार पे है दैट इज ब्लू डार्ट एक्सप्रेस। देखेंगे तो अभी लास्ट 5 मिनट्स में ही स्टॉक ने करीबन 100 पॉइंट्स का जंप दे दिया है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा डिप्स को यूटिलाइज कीजिए। 77 7600 तक का अगर आपको स्टॉक मिल रहा है वहां पे भी यूटिलाइज कीजिए, और करंट मार्केट प्राइस पे भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। देखिए, काफी अच्छा एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया हुआ है। डेली में जब आप देखेंगे तो फ्लैग ब्रेकआउट आया हुआ है। तो यहाँ पे आप बाय कीजिए फॉर द टारगेट्स ऑफ 8980 एंड 9800। स्टॉप लॉस विल बी 7050। दूसरा स्टॉक जो है वो रेडार पे है रिको ऑटो। वीकली में देखिए काफी अच्छा एक रीटेस्ट कैंडिडेट है, डबल बॉटम कैंडिडेट है। ट्रेंड लाइन का आज ब्रेकआउट आया हुआ है, और आज 50 डेज अपने मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोजिंग दे रहा है विथ वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप बाय की सलाह रहेगी फॉर द टारगेट ऑफ 157 170 फॉर विद द स्टॉप लॉस ऑफ 119। काउंटर्स यहाँ पे आपको रखनी है नज़र। रिको ऑटो इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी 6 से 7% की तेज़ी है, ये पसंद आ रहा है सुमित को। साथ ही साथ दूसरा काउंटर भी उन्होंने बताया ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, यहाँ पे आपको रखनी है नज़र। पर चलिए रत्नेश, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स आपके लिस्ट में शामिल हैं। फर्स्टली वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बिल्कुल बरकरार रहेगा। तो जैसा शो की शुरुआत में डिम्पल जी ने डिस्कस करा कि फर्टिलाइजर्स में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, उसमें फैक्ट में काफी लंबे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। हालांकि थोड़ा सा आप जब तक मेरे पास में आए, मैं आइडेंटिफाई उससे थोड़ा सा बढ़ चुका है, पर अभी भी इसमें काफी अच्छी तेजी दिखाई देती है मुझे। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 740 रुपए का जो टारगेट बन सकता है वो 860 रुपए का बन सकता है। एक दूसरा जो है मदरसन, मदरसन में काफी एक अच्छा इसमें मुझे ऐसा लगता है एक फॉर्मेशन बना उसको, इसमें आउट परफॉर्म भी करा है इंडाइसिस में और निफ्टी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इसका आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है। तो यहाँ पे 157 का स्टॉप लॉस लगा के 175 रुपए का टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं। दोनों थोड़ा सा चाहे तो हमारे दर्शक 2-1 दिन के हिसाब से पोजिशन भी रख सकते हैं इसमें।
तो यहाँ पे दो शेयर हो गए, एक तो रत्नेश जी की तरफ से मदरसन हो गया। मैंने आप सुबह भी आपको ये नोटिस करवाया था शेयर, मेरे को भी काफ़ी बढ़िया लगा इसका डाटा वगैरह ठीक था, बट इसमें एक ही प्रॉब्लम चल रही थी सुबह से, वो ये था कि इसका बिल्डअप स्ट्रॉन्ग नहीं था। एक बार इसकी फ्यूचर वाली प्लेट वापस से दिखा सकते हो आप? प्राइस एक्शन तो सुबह 3% था, उस समय बिल्डअप करीब 1% के आसपास का था। फ्यूचर वाली प्लेट दिखा सकते हो मदरसन की, जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट वगैरह लिखा आता है? अगर वो दिखाओगे तो एक बार फिर से हम इसको चेक कर लेंगे कि भाई इसके अंदर पावर कितनी है। ठीक है, तो इस बीच रत्नेश जी ने आपको दोनों के दोनों ट्रेड बता दिए। सुमित मुलचंदानी के ट्रेड हो गए हैं, सोनी पटनायक के शेयर आपने समझ लिए हैं, और उन्होंने मोटा मोटी आपको ये भी बता दिया कि इंडाइसिस में निफ्टी पे डिप की वेट करें, और बैंक निफ्टी को डिप मिल जाए तो फिर छोड़ना नहीं। तो हो सकता है बैंक निफ्टी आपको एक अच्छा मोमेंटम भी दे दे। आगे बढ़े, कुछ एक शेयर्स के सिलसिले को शुरू करें पता करने का कि आज क्या हो रहा है मार्केट के अंदर और कैसे ट्रेड करें। मेरे पास जो ट्रेड आया उसमें एक आरती इंडस्ट्रीज़ भी आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक बार आरती इंडस्ट्रीज़ दिखाइए, 4-4.5% की तेज़ी है। रत्नेश जी, जितना मेरे को ध्यान है, मैंने शायद एक बार आपसे पहले भी पता किया था आरती इंडस्ट्रीज़ कुछ दिन पहले ही, और तब हमारी शायद यही चर्चा हुई थी आरती चल सकता है, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। आपसे हुई थी बात कि किसी और एनालिस्ट से हुई है? अगर नहीं हुई तो ज़रा आप ही देख लीजिए क्या करना है सर इसमें। नहीं नहीं जी, मुझे भी याद है जब हमने आरती और बाटा दो एक साथ शायद डिस्कस करे थे इस पे, जब मैं लास्ट टाइम शो में था आपके साथ में। तो ये आरती में अभी जो है यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो तेजी है ये थोड़ी सी बरकरार हो रह सकती है। एक बार यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज का थोड़ा सा सप्लाई ले सकता है 675 का, अगर उसके ऊपर निकलेगा तो वापस से इसमें तेजी बनेगी। जो 705-10 रुपए तक निकल सकता, वहां तक टारगेट आ सकता है। तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 650 रुपए का, 675 के बाद में। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं 700 प्लस भी हो सकता है शेयर, तो बाय लगाओ जिस पे ठप्पा आरती इंडस्ट्रीज़ पे। आप ना सेक्टोरियली आप चेक कर लो, आरती इंडस्ट्रीज़, चंबल फर्टिलाइज़र, रैलीज इंडिया, टाटा केमिकल्स, यूपीएल, आप कोई भी केमिकल वाला शेयर उठा लो, आपको ज़्यादातर फर्टिलाइज़र और केमिकल से जुड़ा हुआ आपको ज़्यादातर शेयर बेहतर देखेंगे, और ये पूरे सेक्टर के अंदर एक बज़ सा क्रिएट होता है। और मैं बताऊं इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसको कब लेना चाहिए। मान लो जब भी सरकार का गठन होना, तो सरकार जब भी पहले फैसले लेगी, पहले 3-4 बड़े फैसले लेगी, वो हमेशा एग्रीकल्चर से जुड़े हुए ही लेगी। आप ये बात अच्छे से नोट कर लो। वो इसलिए क्योंकि सरकार का जिस समय गठन हो रहा होता है ना, उस समय एग्रीकल्चर को फंड दिया जाता है। इससे पहले तो चुनाव आयोग का पूरा धाराएं लग जाती हैं, तो आप बहुत बड़े बड़े फैसले नहीं ले पाते। लेकिन जैसे क्योंकि मई के अंदर आप आते हो, मई जून के अंदर आपकी सरकार बनती है, और उस समय उन्हीं को ही सबसे ज़्यादा सब्सिडी और पैसे देने की ज़रूरत होती है। 3-4 महीने का उनका पैसा रुका होता है, तो पहला काम तो वो होता है। और दूसरा, ठीक बजट से पहले भी आप इन शेयर्स को देखोगे चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर ये होता है कि एलोकेशन कभी नहीं घटता, फर्टिलाइज़र का एलोकेशन हमेशा ही बढ़ेगा, एग्रीकल्चर पे भी एलोकेशन बढ़ेगा, बट तरीके बदल सकते हैं भाई, ऐसे नहीं तो हम ऐसे पैसा लगाएंगे, बस इतना हो सकता है। तो कुछ चीज़ों का एलोकेशन घटने की सवाल ही पैदा नहीं होता। डिफेंस में नहीं घटता, भारत जैसी कंट्री में नहीं घटेगा, तो थोड़ा सा स्ट्रेटजिकली गेम होता है, बस आप समझ जाएंगे सारी बात का। आगे बढ़े, सोनी पटनायक के ना शेयर नहीं मैंने पता किए, एक बार जरा वो मेरे से मिस हो गया है। सोनी अपने जरा शेयर्स बता देंगे आप प्लीज़ क्लोजिंग के। दिव्य जी, यहाँ पे मेरा पिक रहेगा टाटा केमिकल्स में। हमने देखा है कि आज एक अच्छा इंट्राडे ब्रेकआउट भी दिया है टाटा केमिकल्स में। एक पॉजिटिव व्यू बनता है टुवर्ड्स 1120 1130 के रेंज को एक बार टेस्ट कर सकता है, और यहाँ पे सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग है 1050, तो वहां पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और ऑल्टरनेटिवली आप यहाँ पे 1100 की कॉल ऑप्शन टाटा केमिकल्स की वहां पे भी कर सकते हैं। करीबन अभी करंट प्राइस जो चल रहा है 25 रुपए, आप इसी लेवल पे बाई कीजिए। 1717 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और आपका पहला टारगेट रहेगा 34, उसके ऊपर सस्टेन करते हैं आपका दूसरा टारगेट 3842 बन सकता है। लॉट साइज भी काफी छोटा है 550। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे दोनों अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं आपके डायरेक्ट फ्यूचर्स में भी करने के लिए, और यहाँ पे आप चाहे तो 1100 की कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार प्रोड्यूसर साहब टाटा केमिकल्स की 1100 की कॉल सामने सामने पे दिखाओ। सोनी कह रहे 25 रुपये के आसपास का रेट आ रहा है, 17 रुपये का एक स्टॉप लॉस हमको लगाना होगा यहाँ पे, और आप 34 से 38 रुपये तक के टारगेट भी लिख दो, अगर लिख पाओ तो, इस तरह से प्लेट बना पाओ तो। पहले तो आप स्क्रीन पे ही दिखाओ टाटा केमिकल्स की 1100 की स्ट्राइक की कॉल। तो मान लीजिए किसी को थोड़ा लगता है कि टाटा केमिकल्स हमारा फेवरेट तो है लेकिन चलता नहीं है शेयर, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सोनी पटनायक आप बोल रहे हैं तो ये शेयर ना केवल चलेगा बल्कि बढ़िया मूवमेंट आएगा। ये सामने हमने डाल दिया 27 जून की एक्सपायरी, 1100 की कॉल, 25 रुपये का रेट है,
ओपन इंटरेस्ट भी है और प्राइस एक्शन भी है, लॉन्ग पोजीशंस बन रही है, लोग डेलिबरेटली खरीद रहे हैं, देख के समझ के खरीद रहे हैं, कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं हो रही है इसके अंदर। आपका जो टारगेट है वो 34 रुपये और 38 रुपये है, 42 तक भी चला जाए तो वो बड़ी बात नहीं है। आपका 17 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगेगा, 25 रुपये का सामने का रेट है। तो ऑप्शन आपके लिए तैयार होगा टाटा केमिकल्स का। आप चाहे तो फ्यूचर लो, आप चाहे तो कॉल लो, जिसको जैसा पड़ता खाता हो। सोनी बस इतना बता दो, इसकी प्रोबेबिलिटी है ना, चल जाएगा ना, क्योंकि इसके एक ही प्रॉब्लम है, चलता नहीं है ये शेयर। जी निम्बी जी, डेफिनेटली यहाँ से आज हम देखेंगे तो एंटायर सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो बनता है टुवर्ड्स 1120 1125। ये एक शॉर्ट टर्म पोजिशनल प्ले है, यानी कि नेक्स्ट 2 to 3 डेज के अंदर ही इसको टेस्ट करना चाहिए। सपोर्ट भी मैंने काफी अच्छे से देखा है, 1050 पे है। सो अगर इसको यहीं पे मूव करना चाहिए तो मोस्ट लाइकली कल परसों तक ये मूव कर जाएगा। तो उसी लिहाज से मैंने 1100 कॉल ऑप्शन यहाँ पे रिकमेंड किया है, जो कि अगर मूव करता है कल को भी और परसों को उसके अनुसार टुवर्ड्स 1120 1125 के रेंज में, तो आपका ये ऑप्शन जो है वो इमीडिएटली 34 38 के रेंज पे आ सकता है। विक्स अगर करेक्ट भी करता है ना, तो भी आपका यहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम 34 38 के टारगेट्स को यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। इसलिए छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे रेकमेंड किया है 1100 कॉल ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया, शानदार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एक बार पहले भी ऐसा कोई शेयर था, मेरे को याद नहीं आ रहा वो शेयर कौन सा था, आपने बोला वो चल गया। मैं इस बार एक्सपेक्ट करता हूँ टाटा केमिकल्स ना केवल 1100 के ऊपर आपको दिखेगा, बल्कि और भी बढ़िया चलेगा। आपको 1100 की स्ट्राइक है, स्लाइटली एट द मनी समझ लो आप इसको, और आपको 34 38 रुपये का टारगेट है। 2 दिन के अंदर आपको फ्री कर देगा ये तो मैं भी मानता हूँ, 2 ही दिन में फ्री कर देगा। अब चलने पे आया ना तो 2 ही दिन के अंदर फ्री कर देगा आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करवाएगा मार्केट के अंदर। ठीक है जी। अच्छा सोनी, एक ही शेयर है ना टाटा केमिकल्स, और तो नहीं दे रहे ना आप? जी नहीं निम्बी जी, अभी के लिए एक ही है। थोड़ा मार्केट में मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, सो मैं वो लेवल का इंतजार करूंगी, इसलिए सेफ प्ले करना चाहती हूँ। जस्ट वन रिकमेंडेशन अभी की। ठीक है, एक ही रिकमेंडेशन के साथ है। मेरा भी ऐसा लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगा मार्केट के अंदर, बट वो आ नहीं रहा है। वो फ्यूचर्स के अंदर क्या होता है ना, 30-40 पर निफ्टी झटका देता है, वापस ऊपर लेके आ रहा है। ये एक तरह की आप जिसे कहते हैं ना ल्यूरिंग भी होती है मार्केट के अंदर। थोड़ा सावधान रहिएगा, ज़्यादा एक्साइटेड ना होइए। मार्केट भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो चुका है जितना एक्साइटेड होना था। अगर जो लोग अभी मार्केट के अंदर एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं ना, वो थोड़ा गलत टाइम पे एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद सुमित मूलचंदानी, साथ ही रत्नेश गोयल, सोनी पटनायक मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। ट्रेडिंग कॉल्स और रणनीति का जानने का सिलसिला जारी रहेगा। स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। हमारे सभी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पर अब फंडामेंटली हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ आशीष कपूर मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे समझते हैं कौन सी थीम्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा फिलहाल पसंद कर रहे हैं। आशीष जी, वेरी गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। देखिए, नई सरकार का गठन होने के बाद कई सारी थीम्स जो है वो उभर कर आ रही हैं। आज थोड़े से चॉपी इंडेक्स में भी अगर हम देखें तो सीमेंट एक अच्छी थीम है, लिकर काउंटर्स पे हम जिक्र कर रहे थे। वहीं अगर फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स की बात करें तो इनमें भी एक अच्छी तेज़ी है। आशीष जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि कौन सी थीम सबसे ज़्यादा आपको पसंद आ रही है और किस पे आपका सबसे ज़्यादा भरोसा है? कोई नई थीम्स आइडेंटिफाई की हैं आपने इस नई सरकार के बाद? नहीं, सरकार से रिलेटेड तो नहीं है, बट मेरे को जो लगता है कि अगर नई कोई थीम लेनी हो तो आईटी मेरे मुताबिक काफ़ी देर से अंडर परफॉर्म कर रहा है। और मेरा ये मानना है कि जैसे ही ब्याज दरें कम होने के संकेत आएंगे ग्लोबल मार्केट से, जो कि मेरे मुताबिक जो कमेंट्री है एफओएमसी की मीटिंग की जो अभी आने वाली है, उसमें कुछ ना कुछ इंडिकेशन आएगा। तो जैसे ही थोड़ा सा इंडिकेशन मिलेगा कि ब्याज दरें का जो साइकिल है वो रिवर्स होने वाला है, तो मेरा ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट खास करके नैस्डैक में दोबारा मजबूती आएगी और उसका सीधा असर पड़ेगा इंडियन आईटी पे। तो इंडियन आईटी सेक्टर ने पिछले 2-2.5 साल से अंडर परफॉर्म किया है मार्केट को, और मेरे को नहीं लगता कोई ऐसी वजह है कि ये यहाँ पे टिका रहेगा। मार्केट में तेजी है और तेजी करनी है, तो एक सेक्टर है जो कि अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया फुली, तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। तो अगर आपके कोई बहुत जल्दी नहीं है पैसे
लेने की मार्केट से थोड़ा लंबा रुक सकते हैं, स्पेशली अगर 1-1.5 साल का व्यू ले सकते हैं। तो आईटी सेक्टर मेरे मुताबिक बहुत सेफ है, ना सिर्फ टीसीएस और इन्फोसिस जैसे दिग्गज जो इनके छोटे मझौले काउंटर्स हैं, जैसे परसिस्टेंट सिस्टम्स हैं जो रिजल्ट के बाद काफी टूटा हुआ है, ऐसे कई और स्टॉक्स मिल जाएंगे जहां पे कि आपका बहुत अच्छा रिटर्न आ सकता है अगले 1-1.5 साल के व्यू से। दैट इज अ न्यू सेक्टर। अदरवाइज क्योंकि गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी है और एक थोड़ा सा जिस तरह से अभी तक संकेत आ रहा है कि कंटिन्यूटी रहेगी पूरी तरह से, डिस्पाइट की कोalition गवर्नमेंट है, क्योंकि कोalition पार्टनर्स मेरे को नहीं लगता कुछ अड़चन डालेंगे जो रिफॉर्म प्रोसेस गवर्नमेंट कर रही है और करना चाहेगी इस टर्म में। तो उसको नजर रखते हुए जो आपकी वैसे थीम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बहुत तरह से प्ले कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन से प्ले कर सकते हो, या सीमेंट से प्ले कर सकते हो, या कैपिटल गुड्स से प्ले कर सकते हो। ब्रॉडली इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स और जो पीएसयू की एक बास्केट है वो, उसमें उसके अलावा पावर, डिफेंस, रेलवेज, अगेन स्टॉक्स काफी चले हुए हैं, तो आपको थोड़ा शायद वेट करना पड़े एक डिप के लिए। बट ब्रॉडली वो थीम्स तो आई थिंक कंटिन्यू करेंगी। जो नई थीम है मेरे मुताबिक वो आप ऐड कर सकते हो, वो मेरे मुताबिक आईटी है, जो कि अभी तक इतना फोकस में नहीं रहा, पर मेरे मुताबिक आने वाले समय में फोकस में आएगा, और अभी आपको वो बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे मिल रहे हैं शेयर्स। टी सेक्टर यहाँ पे हम कुछ समय से टेक्निकली नज़र तो ज़रूर बना रहे थे, पर आशीष जी की तरफ से ये नई थीम है जो कि उभर कर आ रही है, और एक ट्रिगर भी हो सकता है एफओएमसी मीट जो कि इसी हफ्ते है। तो देखते हैं कि क्या कुछ क्यूज़ निकलते हैं, और आईटी कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का शिकार ज़रूर हो रहा है, पर इस गिरावट में खरीदने का मौका ज़रूर है। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और ऑप्शन मार्केट का रुख करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन में। तो आज के ऑप्शंस के चैंपियन की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ विनय रजानी मौजूद है। हाय विनय, वेरी गुड आफ्टरनून। बताइए क्या है आज की रणनीति? तो आज की मेरी रणनीति ऑप्शंस में है सिप्ला काउंटर है, जो एक फार्मा स्टॉक है। तो सिप्ला ने 1520 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रॉस किया है और अच्छा खासा सेटअप है, और फार्मा सेक्टर पे यहाँ से व्यू बुलिश बैठ रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। तो मैं सिप्ला का जून मंथ का 1540 का कॉल यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ 31 रुपए पे। स्टॉप लॉस 21 रुपए होना चाहिए और टारगेट 48 का रखना चाहिए। मैक्सिमम जो लॉस होगा इस स्ट्रेटेजी में, अगर टारगेट स्टॉप लॉस से गिनते हैं तो 6500 का रहेगा, और अगर जो मैंने टारगेट दिया है 48 का वो अचीव होता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट करीबन 11,000 के आसपास आपका पॉसिबल है एक लॉट पे। तो मेरी तरफ से स्ट्रेटेजी रहेगी ऑप्शंस में सिप्ला का 1540 का जून का कॉल। शुक्रिया आज की रणनीति बताने के लिए। तो सिप्ला, अगर आपको सुबह के शो में याद होगा, ऑल टाइम हाई टेस्ट कर रहा था जब मार्केट्स थोड़े से चौपी ज़रूर थे। हमने अंशुल जैन से राय ली थी। इसके अलावा सुबह के ऑप्शंस के सेगमेंट में भी हमारे एक्सपर्ट्स की राय इस पे ही आई थी, और अब विनय को भी ये पसंद आ रहा है। तो सिप्ला वो काउंटर है 2.5% की तेज़ी, यहाँ पे आप नज़र बना सकते हैं। स्टॉप लॉसेस प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ये रिस्क रिवॉर्ड डिस्क्लोजर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। पर चलिए इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, हम जल्द लौटेंगे। पंद्रह अंकों के एक मामूली से नुकसान के साथ अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लेकिन हम थोड़ा वेट करेंगे, एक बार थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, अच्छे से आ जाए ना, तो आपका रिस्क और अच्छा हो जाएगा। नहीं तो अधपके मन से अगर आप मार्केट के अंदर उतरेंगे ना, तो आपको भी डर लगता रहेगा। आज जिन्होंने भी इंडेक्स का ट्रेड किया है ना, उनको ये वैसा फील हो रहा है कि क्यों लिया क्यों छोड़ा, वैसा है। छोड़ने वाले को गम नहीं हो रहा, लेने वाले का भी गम नहीं है। तो आज आधा अधूरे मन से काम हो रहा है, ऐसा साफ स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। ठीक, थोड़ा सा पक्का हो जाए, थोड़ा सा डिफाइन हो जाए, उसके फिर आप ट्रेड कीजिएगा अच्छे से। टाटा केमिकल्स पे ऑलरेडी आपको ट्रेड मिल चुका है। आपको कुछ और ट्रेड आपको अभी सुमित जी ने दे दी है, रत्नेश जी ने दे दी है। रत्नेश जी का फैक्ट मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, मेरे को लग रहा है कॉन्टीन्यूटी इसमें आ सकती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक शेयर हमने और भी निकाले हैं, ज़रा एक बार उसके बारे में भी पता कर लेते हैं। मैं अपनी शीट में से पहले ज़रा कुछ बाइंग वाले सौदे और दिखा देता हूँ आपको मैं। एक तो मदरसन तो ऑलरेडी हो ही गया, एक शेयर और भी है रैमको सीमेंट। रत्नेश सर एक बार प्रॉफिट बुक करें कि इसमें से बाहर आ जाए। मेरे को याद है मैंने आपसे पूछा था 2-4 दिन पहले, रैमको सीमेंट भी ध्यान है आपको? आपसे बात हुई थी ना रैमको की राइडिंग?
बिल्कुल बिल्कुल डिम्पी जी, आपके जो याददाश्त है उस पर तो कोई प्रश्न चिन्ह उठा ही नहीं सकता है। तो बिल्कुल अपनी बात हुई थी इस पे। तो पर रेमको सीमेंट अगर इसने ले रखा है तो थोड़ा सा सप्लाई जोन के आसपास में आ चुका है ये। इसका जो सप्लाई जोन है वो 890 के आसपास में है, तो वो मेरे हिसाब से वहाँ पे जरूर एक प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और ट्रेल स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। यहाँ पे ट्रेल जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 850 रुपये का बनेगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि 850 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा, अभी भी बने रहो इसमें। देखो सीमेंट के अंदर क्या होता है ना कि आपको बहुत जल्दी जल्दी प्रॉफिट आ जाता है, लेकिन कॉन्टीन्यूटी ऑफ फैक्ट की प्रॉब्लम रहती है सीमेंट में। ये 2 दिन या 3 दिन चलते कमोडिटीज़ के शेयर है ना, इनमें 10 वर्टिकल लगे हुए हैं। एक वर्टिकल क्रूड का कॉस्टिंग बताता है, एक वर्टिकल इनकी अपनी कॉस्टिंग का, एक वर्टिकल इनमें लगा होगा कि सीमेंट के दाम बढ़ते हैं, एक वर्टिकल फिर मॉनसून का लगा होता है, एक वर्टिकल फिर वैल्यूएशन का लगा होता है, एक वर्टिकल फिर रिपोर्ट्स का लगा होता है। तो ये ना कॉन्टीन्यूटी इफेक्ट ज़्यादा देर तक नहीं चलते। भारी शेयर है ना, हैवी है, कोर इकोनॉमी का है, तो 10 चीज़ों के साथ कनेक्टेड रहता है। तो इसलिए टाइमली अपने प्रॉफिट्स को बुक करो, या तो आप ट्रेडिंग अपना स्टॉप लॉस भी लगाते चलना। एक काम कर देते हैं, गौरव मेरे सहयोगी मेरे से जुड़ रहे हैं मार्केट सेट 3, एक बार फटाफट से उनसे ले लेते हैं ताकि पता लग पाए 3 बजे तक की कौन सी खबरें हावी रहीं। फिर हम इस पूछताछ के सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। गौरव जी बताइए, मार्केट सेट 3। जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं मफतलाल इंडस्ट्रीज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमें एक अच्छा गेन देखने को मिला था। और इसका मेन रीज़न ये है कि कंपनी ने फिलहाल में ही एक एग्रीमेंट साइन किया है, मैन्युफैक्चरिंग और सेल करेगी ये जो एंटी माइक्रोबायल बेडशीट्स है उसको, और ये जो सेल रहेगा वो रहेगा गवर्नमेंट एजेंसीज़ और आर्म फोर्सेस को। और इसी के चलते हुए आज हमने देखा कि इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं कॉन्फिडेंस पेट्रो की, क्योंकि इस कंपनी ने फिलहाल में ही 13 न्यू स्टेशन जो है ऑटो LPG डिस्पेंसिंग स्टेशन जो है वो चालू किए हैं। इसके साथ साथ जो टोटल काउंट है ऑटो LPG डिस्पेंसिंग स्टेशंस का वो 261 पे चला गया है कंपनी के लिए। और इसी के चलते आज के दिन में ये इस कंपनी में भी हमें एक तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं आलूवालिया कॉन्ट्रैक्टर्स की, क्योंकि कंपनी को फिलहाल में ही 482 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें से 98 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 15 महीने में ही एग्जीक्यूटिबल होने वाला है। और इसी के चलते हुए आज इस स्टॉक में भी हमें तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं वॉर्डविज की, क्योंकि इस कंपनी में भी एक कॉन्ट्रैक्ट विन हमें देखने को मिला था। कंपनी ने $1.29 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो विन किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में। और इसी के चलते हुए हमने देखा कि स्टॉक में भी एक 20% का अपर सर्किट जो है वो हिट किया था आज के दिन में कंपनी ने। अगली बात करते हैं गेल की, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे कंपनी जो है 1500 KTA का इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट जो है वो सेट करने वाली है, और इसकी जो कीमत रहने वाली है वो 60,000 करोड़ की एक इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल सकती है गेल की तरफ से। और इसी के साथ साथ अगर हम शेयर में भी देखें तो न्यूज़ के बाद ही एक शार्प स्पाइक आज के दिन में इस शेयर में हमें देखने को मिला था। तो खबरों के दम पे ये सब स्टॉक्स जो है इस पर आगे भी नज़र बनाए रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आगे जाके भी ये सब स्टॉक्स में हमें कहीं पे और ज़्यादा ट्रैक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच गौरव, ये पूरा का पूरा एनालिसिस देने के लिए। आगे बढ़ें। एक ट्रेड मेरे को लग रहा है कि बन सकता है, बट वो ना BTST के तौर पर बनेगा, यानी कि आज लेके जाओगे तो कल शायद आपको ओपनिंग में मिले, या तो उसके बाद थोड़ा एक्सटेंडेड मिल जाए। वो निफ्टी का ही है ना, इंडेक्स में। हालांकि मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन एक पुट है जिसमें मेरे को नज़र आ रही है मेरी बार बार, मेरे को लग रहा है कि वो काम बना सकती है आपका। रिस्क रोड अच्छा है उसके अंदर। वो है 23,200 की 148 रुपये, ऐसी ये वाली एग्जैक्टली बिल्कुल यही। ये अभी ना 11% नीचे है, ठीक है। मोटा मोटी पैसे भी बता देता हूँ, ये करीब 21-22 रुपये नीचे है। मेरे को लग रहा है इसका रिस्क रिवॉर्ड ठीक है। 102-100 रुपये तक का स्टॉप लॉस होगा, 45 रुपये का कुल मिला के स्टॉप लॉस बनेगा। और अगर ये चलने पे आई ना तो डबल भी हो जाएगी, ये चलने पे आई तो डबल भी हो जाएगी। सुमित मूलचंदानी करेंगे हमारी हेल्प। सुमित जी ज़रा चेक कीजिए, 23,200 की पुट है, 13 तारीख डेरिवेटिव एक्सपायरी की है, 145 से 146 में चल रही है। मेरा टारगेट है इस पे 233 रुपये का, और मेरा स्टॉप लॉस है 100 रुपये का। प्लस करें कि नहीं करें? डिम्पी जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना चाहूंगा। देखिए, आप जब लोअर टाइम फ्रेम पे भी देख रहे हैं तो अभी भी मार्केट एक कंसोलिडेशन में है। तो 23,290 करंट स्पॉट मार्केट चल रहा है, तो 250-260 का जो लेवल है, अगर वो ब्रेक हो रहा है तो बिल्कुल आप इनिशिएट कीजिए इसे पुट ऑप्शंस को। अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो 142 करंट मार्केट प्राइस है, स्टॉप लॉस आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। टारगेट लेवल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज अराउंड 250-260 यहाँ से। बट आई विल वेट कि यहाँ पे ये 30 से 40 पॉइंट अगर मुझे ब्रेक दे रहा है तो मैं एंटर हो जाऊंगा।
एक लेवल्स के ब्रेक करने का वेट करें और उसके बाद ही जो है ये पुट ऑप्शंस जो हैं आप ले सकते हैं। सुमित ने आपको लेवल्स भी बताए और टारगेट्स भी बताए कि टारगेट्स तो आ सकते हैं पर कुछ एक लेवल्स का ब्रेक होने का आप वेट ज़रूर करें। और मार्केट में हो क्या रहा है, ऊपरी स्तरों से हालांकि प्रेशर ज़रूर है पर ऐसे में कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी सामने नहीं आ रही है। तो अगर ये भी एक तरीका हो सकता है कि आपको लगता है कि अगर मार्केट्स में दबाव आ सकता है तो आप पुट ऑप्शन के ज़रिए भी ले सकते हैं। पर अभी हाल फिलहाल मैंने देखा ये कोशिश भी करी कि कुछ ब्रेकडाउन स्टॉक्स या जहाँ पे काफ़ी प्रेशर आ रहा है उन काउंटर्स को अगर हम आइडेंटिफाई कर पाएँ आपके लिए तो वो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि F&O स्पेस में कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो कि फ़िलहाल गिरावट का ट्रेंड दिखा रहा हो या फिर ऐसा मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स भी कि हाँ यहाँ पे आप जाके शॉर्ट्स ज़रूर ले सकते हैं। एक बार सुमित आप ही बताइए कि क्या ये सही है कि शॉर्टिंग के कैंडिडेट्स जो है वो ढूंढना फ़िलहाल मुश्किल है या फिर अभी फ़िलहाल ढूंढने ही नहीं चाहिए? देखिए, जहाँ पे निफ्टी की बात हो रही है, पहले ही सोनी जी ने काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। तो हमें भी अभी भी लगता है कि मार्केट अगर ऑल ओवर की बात करें तो 23,100 से 23,150 ये एक रीटेस्ट जोन की तरह काम कर सकता है। तो अगर 23,100 ब्रेक हो रहा है तो फिर बिल्कुल यहाँ पे एक फ्रेश शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी निफ्टी में भी आप बना सकते हैं। अकॉर्डिंगली ही हम अपने स्टॉक्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे। जहाँ पे बैंक निफ्टी की बात है तो बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि पहले वीकनेस दिखा सकता है निफ्टी से। तो 49,600 ये स्पॉट लेवल पे हमारे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो फिर पहला टारगेट रहेगा 49,000 का। ठीक है, तो निफ्टी और निफ्टी बैंक फिलहाल जो है इंडेक्स पे ही व्यू आता हुआ दिख रहा है। अगर इंडेक्स जो है कुछ अहम लेवल्स को ब्रेक करता है तो उसके बाद जो है स्टॉक स्पेसिफिक भी हम कुछ खोजने की कोशिश ज़रूर करेंगे। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट का। खबर गरम है और आइए ये आज कौन सी खबर गरम है ये जानेंगे हमारे सहयोगी शरद से। जी बिल्कुल, आज दिन के ट्रेड में जो है करूर व्यासा बैंक फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे हमारी डीलर्स के साथ बातचीत हुई है जहाँ पे पता चल रहा है कि अच्छी बाइंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की देखने मिल रही है। लार्जली एक PMS हाउस का कहना है कि वहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशंस को ऐड की है। स्टॉक के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड्स लगभग 21% स्टेक की जो है होल्डिंग है कंपनी में, और जो दिग्गज म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टेड है कंपनी में उनका नाम इंक्लूड करता है निपॉन म्यूचुअल फंड, ICICI प्रू म्यूचुअल फंड और UTI म्यूचुअल फंड। पर ध्यान रखिएगा कि स्टॉक जो है अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। और हाल ही में कंपनी के रिजल्ट्स आए थे, Q4 नंबर्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग आए थे, लेकिन जो पहले तिमाही के नतीजे हैं वो भी एक्सपेक्टेड है कि वो स्ट्रॉन्ग रह सकता है क्योंकि हायर बिजनेस ग्रोथ का अनुमान है और ओवरऑल 4% प्लस का मार्जिन जो एनालिस्ट एस्टिमेट करे कंपनी के लिए Q1 में आएगा। और इंटरेस्टिंगली जो फेवरेबल क्रेडिट कॉस्ट है उसके कारण मीडियम टू शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो है कंपनी के नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है। ओवरऑल वित्त साल 2025 और 26 के लिए एनालिस्ट एक्सपेक्ट करेगी कंपनी 17% का ROE रिटर्न ऑन इक्विटी देगा। तो इसके कारण करूर व्यासा बैंक फोकस में है, जहां पे डीलर से खबर आ रही है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में इस स्टॉक में बाइंग आ रही है। ठीक है, करूर व्यासा बैंक के बारे में आप बता रहे हैं 6-6.5% ऊपर है। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है कि ये सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन होती हैं। आप कोई भी ट्रेड लेना चाहें तो देख के लीजिएगा। एक काम करते हैं, जरा आशीष सर से पता कर लेते हैं। आशीष सर, ये करूर व्यासा बैंक आपकी लिस्ट में नोटिस करते हो आप? इसके बेहतर Q1 नंबर आ सकते हैं। अब तो मार्केट इसी पे प्ले करेगा, अब तो ट्रिगर तो बचे नहीं। डेफिनेटली करूर व्यासा एक वन ऑफ द बेटर आइडियाज है मेरे मुताबिक। टर्न अराउंड अगर देखा जाए छोटे बैंक्स में, तो इसमें अगर आपका व्यू है और आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, और हल्का भी कुछ छोटे बैंक में थोड़ा सा रिस्क जरूर होता है और थोड़ा लंबी अवधि तक शायद होल्ड करना पड़े। अगर दोनों चीजें आपके पास, समय की पाबंदी नहीं है, थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड आइडिया। आई थिंक ये आपको आने वाले समय में काफी अच्छा कैपिटल क्रिएट कर सकता है। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। अगर आप छोटे शेयर्स में खेलना चाहते हैं तो करूर व्यासा कुड बी वन वेरी गुड आइडिया। आपके नेक्स्ट 2-3 इयर्स में आपका काफी अच्छा कैपिटल मल्टीप्लाई हो सकता है यहाँ से। डन सर, एग्री। आपके इस एडवाइस के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। अब जरा कुछ एक और शेयर भी चेक कर लेते हैं मार्केट के अंदर। मेरे पास ना थोड़े अनवाइंडिंग के शेयर्स भी हैं, मैं ज़रा वो भी पता कर लेता हूँ, जहाँ पर मेरे को लग रहा है कि थोड़ी और गिरावट भी बढ़ सकती है।
एक शेयर है बलरामपुर चीनी, एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाएंगे, 397 के आसपास चल रहा होगा बलरामपुर चीनी। एक बार रत्नेश सर चेक करना, बलरामपुर चीनी फ्यूचर का इकलौता शेयर है शुगर वाले काउंटर्स में से। बलरामपुर चीनी देखिए थोड़ा सप्लाई जोन के आसपास है डिम्पी जी, अभी ये 402 405 ये काफी बड़ा सप्लाई जोन, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा मुझे नहीं लगता इसमें कुछ तेजी के कुछ एक खास विशेष उम्मीद है। तो मुझे जो भी तेजी करनी चाहिए मेरे ख्याल से उसके ऊपर ही करना चाहिए, तब फिर वहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड इशू फेवर में बैठेगा। वहाँ पे जो 397 का स्टॉप लॉस लगेगा, पर 405 के ऊपर ही करे तो फिर टारगेट बनेगा 430 रुपये का। अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। ठीक है, वेट एंड वॉच लगा हुआ है। एक्चुअली में हमने तो अनवाइंडिंग के हिसाब से पता किया था सर आपसे शेयर, हमको भी नहीं लग रहा है कि शेयर चलेगा, क्योंकि अनवाइंडिंग से लॉन्ग होने में समय लगता है, शॉर्ट से शॉर्ट कवरिंग होने में, शॉर्ट से शॉर्ट कवरिंग आने में वो इजी आ जाती है, वो अगले दिन ही आ जाती है। लेकिन कोई शेयर अगर अनवाइंडिंग से जूझ रहा हो, खासकर कमोडिटीज़ का शेयर हो, तो जब तक कोई अच्छी खबर नहीं आएगी तब तक नहीं चलेगा। तो वेट एंड वॉच की स्टैंप लगाओ इस पर, बाय की नहीं लगानी है इस पर, बाय तो करना ही नहीं है इसको, अनवाइंडिंग का डाटा वीक है इसका, ठीक है। तो वेट एंड वॉच करो, थोड़ा नीचे और मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने को बलरामपुर चीनी से ही काम पड़ेगा, अपने पास और भी अच्छे शेयर आ सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे करके अपनी सारी बढ़त को खो चुका है और डेज़ लो पे आ गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दूसरा ऐसा बड़ा शेयर है जिससे मेरे को आज ऐसा लगा कि इसने आज अपनी वीकनेस को दिखाया और बाज़ार ने धीरे धीरे ड्रैग किया। सबसे पहले जब HDFC बैंक लाल निशान में था तो बाज़ार ने अपनी तेज़ी को कैप कर दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के धीरे धीरे लाल निशान में आते ही, यानी कि अभी ये देखो 1-1.5 रुपये की बढ़त रह गई है, इसके लोस टेस्ट करते बाज़ार की जो गिरावट है फ्यूचर्स में 70 पॉइंट की, निफ्टी के स्पॉट में करीब 25-26 पॉइंट की आ चुकी है। ठीक, एक काम करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वीक है क्या? अगर यहाँ से टूटा तो सुमित जी कितना टूट जाएगा? टूट जाएगा 100 रुपया और। निम्बी जी देखिए बिल्कुल एक अपना सप्लाई जोन है, बार बार पहले भी यही सेम जोन से रिजेक्शन मिला हुआ है जो करीबन 2970 2980 का लेवल्स है। तो बिल्कुल यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आज का ही जो लो है 2 बार टेस्ट हो चुका है, सो बिलो द लो वन कैन क्रिएट अ फ्रेश शॉर्ट पोजीशन विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2960। मैं स्पॉट लेवल्स की एज ऑफ नाउ डिस्कशन कर रहा हूँ फॉर द टारगेट ऑफ 2880। तो हमें लग रहा है कि जो टारगेट रहेगा वो करीबन यहाँ से 60 पॉइंट नीचे जा सकता है। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे फ़िलहाल डे लो पे आता हुआ, और इसी के साथ कई सारे और काउंटर्स हैं जो कि सुबह तो अपने आप को होल्ड कर रहे थे और अभी जो है वो डे लो के आसपास है। और अगर डे लो पे भी बात ना करें तो एक और काउंटर गेल, ये आप दिखाइए एक बार चार्ट्स पे, क्योंकि जब हमने शो की शुरुआत की थी तो इस काउंटर के लिए एक पॉजिटिव खबर ज़रूर आई थी कि ये अपनी केपेक्स के बारे में घोषणा कर रहे हैं। आप देखिए एक स्पाइक ज़रूर आया था, मुझे याद है तब हमने करीब 0.25% की तब तेज़ी देखी थी, पर एकाएक उसको गवाता हुआ ये काउंटर ना ही सिर्फ सपाट हो गया बल्कि अब जो है करीब 1.4% की गिरावट भी दिखा रहा है। एक बार रत्नेश गेल का चार्ट चेक दीजिए कि कौन से लेवल्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी डे लो पे ही है और रिजेक्शन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है गेल के लिए। गेल आप देखेंगे तो डेफिनेटली जो अपने उस दिन जब बाजार में थोड़ा सा बहुत फीलिंग आया था रिजल्ट वाले, उसके मतलब जो गैप है उसको फील करने आया है, तो इसके कारण थोड़ा सप्लाई ले रहा है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे गेल में जो रहेगा एक 206 रुपये महत्वपूर्ण सपोर्ट है। अब इसके नीचे आएगा तो ही फ्रेश शॉर्ट रहेगी, नहीं तो अन्यथा यहाँ पे कंसोलिडेशन होता रहेगा। तो 206 के नीचे शॉर्ट करेंगे, जब तक थोड़ा सा वेट करेंगे तब तक वेट एंड वॉच पर रहेंगे। तो गेल पे भी यहाँ पे कोई शॉर्टिंग की सलाह तो नहीं है, फिलहाल वेट एंड वॉच की कैटेगरी में डाल रहे हैं। पर रत्नेश, क्योंकि सुमित डिम्पी ने हाईलाइट किया कि किस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज डे लो पे है, दूसरा बड़ा दिग्गज HDFC बैंक ये भी डे लो पे आता हुआ दिख रहा है। शुरुआत हरे निशान में हुई थी पर सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है HDFC बैंक के लिए? HDFC बैंक में आप देखेंगे मेरे हिसाब से कि काफी अच्छा इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है। आप देखिए इतनी कमजोरी बाजार के साथ में, हालांकि थोड़ा जरूर गिरा पर फिर भी इतना ज्यादा इसमें कमजोरी मुझे नहीं दिखाई दे रही। तो एक जो महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा वो 1540 का रहेगा, वो वाले लेवल के आसपास में कहीं आता है तो एक बहुत अच्छी बाइंग बन सकती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा बैठेगा वहाँ पे, 1520 रुपये का स्टॉप लॉस लगेगा, बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, वो स्टॉप लॉस काम कर सकते हैं। वहाँ पे जब टारगेट बन सकते हो आपकी 1600 रुपये तक के बन सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको भी नोटिस कराया तो मैंने आपको 23,200 वाली पुट बताई थी और अभी सुमित सर से मैंने बातचीत भी की थी, उसकी 146 वाली 156 है।
देखो कहने को 10 रुपये बड़ी है, लेकिन अभी भी मेरा भी कन्विक्शन उतना नहीं आ रहा। बाज़ार तोड़ रहे हो लेकिन आप ऐसे तरसा तरसा के तोड़ रहे हो। अगर आपको साफ़ करना है करो। आप 157 आ गया, आपको ध्यान है 146 रुपये थी जब अभी हमने थोड़ी देर पहले पता किया था, अभी 157 158 है, तो 10-12 रुपये तो बढ़ गई पुट। अगर मान लो आपके पास कैलकुलेशन होती, देखो पुट की कैलकुलेशन क्या 25 की 160 भी हो गई अभी, थोड़ा और खींचेगा ये ऊपर 186, तो मेरे को लग रहा है क्लोजिंग में ही दिखा जाएगा अगर बाजार यहाँ से नहीं रुकता है तो। और लास्ट के जो 10-15 मिनट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्रिटिकल है अगर ये हो गया तो। लेकिन मैं सुमित सर के साथ ही जाना चाहूँगा, जब तक लेवल्स को ढंग से नहीं तोड़ोगे ना तब तक ये शेयर, ये पुट से बहुत मज़ा नहीं आएगा। ट्रस्ट में अगर ये पुट चलने पे आई ना अपने आप में, और अगर बाज़ार ने नहीं रोका अपने आप को, तो ये 450 की भी हो जाएगी, ट्रस्ट में, अगर ऐसे हुआ तो। लेकिन इसका पहला टारगेट मैं सिर्फ 230-240 ही मान के चलता हूँ। देखते हैं, अभी मैं बाय नहीं करूँगा, बस आपको नोटिस ज़रूर करवाऊँगा, और मैं सुमित सर के फैसले के साथ ही चलना चाहता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ें। आशीष सर से बस एक छोटा सा सवाल मेरे को और लेना है, और उसके बाद में फिर आशीष सर को भी थैंक यू करूँगा। और ठीक है, पहले डिस्कनेक्ट हो गए आशीष सर, थैंक यू वेरी मच, आप पहले ही डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, जब वापस कभी कनेक्ट होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। उनको आज उनके, तो मेरे को लग रहा है कि थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। जी एंटरटेनमेंट 163 रुपये है। आज सुबह स्पीड नहीं पकड़ी थी, लेकिन अभी क्लोजिंग अच्छी करके जा रहा है। आप देखो मार्केट डेज लो टेस्ट कर रहा है, जी डेज हाई टेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या ये रिवर्सल कैंडिडेट ताकत दिखा के ये बताना चाहता है कि 180 का हो जाएगा? ये मेरा अपना निजी तौर पर मानना है 180 इसका रेट आ जाना चाहिए इसी वीक में ही, 180 से भी ऊपर आ जाना चाहिए, फिर भी मैं 180 मान के चलता हूँ। रत्नेश जी जरा आपको हेल्प करनी है हमारी, बताइए 180 आ जाएगा इसी वीक में जी एंटरटेनमेंट? जी एंटरटेनमेंट बिल्कुल। डिम्पी जी देखिए, थोड़ा सा नीचे में काफी एक बेस थोड़ा सा फॉर्मेशन बना रहा है टेक्निकल बाउंस के लिए। तो जो आपने 180 रुपए की लेवल दी है वो बिल्कुल आ सकते हैं। मेरे हिसाब से 175 तो बिल्कुल आ सकते हैं, तो 5 रुपए एक मार्जिन रख ले, तो वहां तक का अगर आता है तो वहां पे जरूर मुनाफा बांध ले। ठीक है, डन। देख लेते हैं, 180 रुपये तक के टारगेट हैं आपके। जी एंटरटेनमेंट जिनके पास है ना पहले से ही, वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें, सिर्फ होल्ड करके बैठे। देखो कुछ शेयर ना अपने डायरेक्शन को चेंज करेंगे, वो किसी इवेंट के साथ ना किसी चीज़ के साथ ही करते हैं, ऐसे नहीं करेंगे रास्ते में वो चेंज। इसके नंबर आए तो करीब करीब 1 महीना होने को आ गया, इसके नंबर्स आए थे जब क्वार्टरली नंबर्स आए, नंबर्स तो अच्छे थे, तब भी क्यों नहीं चला? तो कई बार क्या है, सरकार बदलने से भी बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो नया फेज़ शुरू हो रहा है, जी का भी नया फेज़ अपने आप में शुरू हो रहा है। तो जी एंटरटेनमेंट थोड़ा ध्यान रखिएगा इस लिहाज से। मेरे को ऐसा मानना है कि लीगल वाला फ्रेमवर्क तो अलग है, लेकिन बिना लीगल वाला फ्रेमवर्क भी इसके काम आएगा, इसकी वैल्यूएशन काम आएगी, कोई बड़ा नाम आ सकता है सामने। मार्केट में बहुत तरह का बज़ है जी में, ये भी बज़ है कि कोई बड़ा नाम आ सकता है और ये जल्दी फाइनल हो सकता है। अगर वो मान लो बड़ा नाम आ जाता है ना, तो ट्रस्ट में ये रेट आप कभी देखोगे भी नहीं। लेकिन आप अपने वित्तीय सलाहकारों से, और ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर रूमर बहुत चलता है, तो आप थोड़ा देख के करना काम। बट मेरा 180 तक का टारगेट है। 40-60 पॉइंट टूट चुका है, अब 23,250 के आसपास है। सुमित जी कौन सा लेवल आप कह रहे थे कि वो लेवल अगर टूटेगा उसके बाद आप देखेंगे इसको? देखिए निफ्टी स्पॉट में हमारा अभी डिस्कशन हुआ था 23,250, जस्ट ऑन द बॉर्डर है बिल्कुल। यहाँ से अगर गिरा तो जो ऑप्शन की वैल्यू हमने डिस्कस की थी 23,200 पुट का वैल्यू, तो पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा करीबन 257 का, और दूसरा टारगेट रहेगा करीबन 350 का। स्टॉप लॉस आपने बता दिया है 100 के नीचे आप 95 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। पर ब्रेक हो जाना चाहिए, 250 अभी चल ही रहा है, लेकिन आप बस क्रिटिकली वॉच कीजिएगा बस। हाँ, 23,200 वाली कॉल भी पुट भी दिखाते रहो। 162-163 रुपये की होगी है, तो मैं बस आपको नोटिस करवा रहा था, और कुछ भी नहीं। आप अपना फैसला अपने हिसाब से लो। और एक और चीज़, हेस्टी डिसीजन नहीं लेना। ऐसा नहीं है कि फोमो अपने अंदर ले आओ, और ऐसा नहीं है कि हेस्टी डिसीजन है, अरे नहीं 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 मेरे हाथ से छूट जाएगा मैं ले लेता हूँ। अरे भाई पहले टूटने चलने तो दो, तैयारी तो हो जाने दो उसको टूटने की। ठीक है, यहाँ पे फटीक दिख रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बाज़ार बहुत बड़े क्रैक की तैयारी कर रहा है। तो थोड़ा बी अवेयर, सावधानी से काम करना जो भी करेगा यहाँ पे। ठीक जी, आगे बढ़े। 1-2 शेयर जरा और चेक कर लें। मैंने अपनी शीट में से एक शेयर और जरा निकालता हूँ मैं। अब जरा वीकनेस वाले शेयर निकालते हैं। एक बार जरा इप्का लैब दिखाना स्क्रीन पर, इप्का लैब, और एक मेट्रोपॉलिसिस भी दिखाओ, दोनों शेयर दिखाओ, मेट्रोपॉलिसिस और इप्का लैब।
मेट्रोपॉलिसिस लेके आओ। रत्नेश सर एक बार ज़रा चेक करो मेट्रोपॉलिसिस, ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। मेट्रोपॉलिसिस दिखाना, ये में भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। अभी वापस से डेज लॉग आ गया, आज दिन भर की मेहनत ख़राब हो रही है। वीक है क्या ये काउंटर? मेट्रोपॉलिस देखिए डिम्पल जी, तो धीरे धीरे बेस जरूर ना, पर बहुत ज्यादा मुझे वीक नहीं नजर आ रहा अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि बेस जरूर इसने थोड़ा सा बना रखा है। तो अगर किसी को कोई थोड़ा सा बहुत छोटे से टारगेट के लिए प्ले करना, तो 2000 के नीचे प्ले करें, तब फिर थोड़ी सी मद्दी आ सकती है 1940-50 तक के लिए। फिर वहां पे स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 2033 रुपए। मेट्रोपोलिस यहाँ पे जो है आपको रखनी है नज़र। और सुबह भी जो हमने देखा था, तो हमारे एक एक्सपर्ट की कॉल जो है वो डॉक्टर लाल पैथलाब पे आई थी। उसके बाद जो है एक अच्छा मूव उसने ज़रूर दिखाया था। पर आज क्लियरली कुछ काउंटर्स जो फर्टिलाइज़र स्पेस से हैं वो बस कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी अच्छे मूव्स हैं और सुबह से ही उनको सस्टेन करके जा रहे हैं। तो सुमित, अगर रैलिस, RCF या फिर नेशनल फर्टिलाइज़र, क्या यहाँ पे कोई BTST करना सही रहेगा किसी एक स्टॉक में? क्योंकि सुबह से ही देखिए जो मोमेंटम है, आई एम श्योर अच्छी वॉल्यूम्स भी ये सभी काउंटर्स को होल्ड करके रखी होंगी। तो कोई BTST कैंडिडेट जो कि इन तीनों में से कोई एक उभर कर आ रहा हो, या फिर क्योंकि ये काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर्स भी हैं तो इनको अवॉइड ही करेंगे? जी देखिए, अगर चार्ट की बात करें तो रैलीज काफी अच्छा एक फॉर्मेशन बन चुका है, और एक वीकली इनसाइड बार्स का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आ जाया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि RCF BTST कैंडिडेट भी अच्छा है। और अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है, बने रहिए। किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है, कभी भी अगर आपको कोई भी डिप्स मिलता है टिल द लेवल्स ऑफ 290 to 300 बिल्कुल ऐड कीजिए। तो जहाँ पे BTST का सवाल है, तो यहाँ पे लग रहा है कि कल के सेशन में ये 325 to 330 ये लेवल्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। और अगर पोजिशनल बात करें तो फर्स्ट टारगेट विल बी द यू बॉटम जो है वो करीबन आपका आएगा 360 की लेवल्स के लिए। तो जिनके पास होल्डिंग है, आप 360 के लेवल्स के लिए वेट कीजिए, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए आप मेंटेन कीजिए 295 का। रैलिस इंडिया यहाँ पे पसंद आ रहा है, ज़रूर इस पे आप नज़र रख सकते हैं, पर अपने स्टॉप लॉसेस भी आप ध्यान में रखिएगा। पर चलिए, कुछ ही समय रह गए हैं मार्केट क्लोजिंग में, तो आइए जानना शुरू करते हैं हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से उनकी BTST आइडियाज़। एंड रत्नेश, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए कहाँ पे आ रही हैं आपकी BTST कॉल्स? सबसे आप BTST जो करना चाहिए मेरे मिड कैप की तरफ से रहेगा। इसमें JWL मुझे काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, इसमें एक अच्छी BTST बन सकती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे 590, माफ कीजिएगा 605 रुपए का। ऊपर मुझे टारगेट आ सकता है 660 और 680 तक आ सकते हैं। एक बार फिर से आप अपने स्टॉक का नाम बता पाएंगे? JWL। JWL, ओके। जुपिटर वैगन्स, रत्नेश? बिल्कुल बिल्कुल, जुपिटर। ओके, एक बार प्लीज क्विकली टारगेट और स्टॉप लॉसेस अगर आप बता पाए। 605 का स्टॉप लॉस, 660 680 तक के टारगेट आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 660-80 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। 605 रुपए का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। सुमित, जाने से पहले कहाँ पे है आपके BTST आइडियाज? देखिए, मैं कैश स्टॉक पे जाना चाहूंगा। रूट मोबाइल का देखिए चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे आज के सेशन में स्टॉक ने अभी 5 से 6% का गेन दिया हुआ है, लेकिन लग रहा है कि ये और भी अपसाइड अपना मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। तो 1580 के करीबन का मार्केट प्राइस है। मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा 1560 का फॉर द टारगेट ऑफ 1650। ठीक है, 250 के नीचे भी आ गया निफ्टी, और इस समय गिरावट 50 अंकों से ज़्यादा की है। ये पहली बार दिन में ऐसा मौका मिल रहा है जब मार्केट के अंदर, यानी कि निफ्टी के अंदर गिरावट 50 पॉइंट की है। ये पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है जब बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट जो है वो करीब उसके फ्यूचर्स को 49,700 के नीचे धकेल रही है। और आपको मैं पुट की कीमत भी बता देता हूँ, 170 पे हो गई है, जो 23,200 वाली हमने 140 पे नोटिस की थी। एक बार वापस से दिखाइएगा, 23,200 की 170 पे में हो गई है कॉल पुट। तो कोई बात नहीं, हमने सुमित से लिया। मैं भी सुमित के फैसले के साथ हूँ कि एक बार पक्का हो जाए, लेकिन मेरे को लगता है कि पुट आपको अच्छे पैसे दे सकती है अगर बाजार यहाँ से वीक और होता है तो। एक्चुअली मैं आपको सही बात बताऊँ, मार्केट का डाटा नहीं है वीक होने का, लेकिन मार्केट का ट्रिगर भी नहीं है स्ट्रॉन्ग होने का। तो वो चीज़ मेरे साथ में आ रही है कि भाई जब स्ट्रॉन्ग ये आ गई आपके सामने, ये लाल निशान में थी, आपको ध्यान होगा 11-12% नीचे थी, 140 रुपये का रेट था।
अभी 170 रुपये का रेट हो गया है 2300। ये हम आपके सामने ही देख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कोई मेरे पास कोई जादुई चिराग है तो मैंने देखा और मेरे को ऐसा लगा और सुमित सर ने को भी ऐसा लगा कि नहीं 250 के नीचे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्योर मार्केट डाटा, प्योर मार्केट डाटा क्लियर हो रहा है कि पुट ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है, कॉल्स के प्रीमियम तोड़ रहा है, सामने सामने पे दिख रहा है। ठीक, देखते हैं क्या करता है अभी तो, लेकिन अभी भी उतनी पावर के साथ नहीं तोड़ रहा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मेरे को जो पावर चाहिए ना बाजार को तोड़ने की वो विजिबल नहीं है। कल हो सकता है गैप डाउन करे, वो एक अलग गेम है, लेकिन वो विजिबिलिटी नहीं है उस पावर के अंदर, वो मेरे को अभी भी विजिबल नहीं हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। कुछ और शेयर्स भी ज़रा चेक करते हैं। मार्केट के अंदर एक दो शेयर जरा और लेके आई जहाँ पे थोड़ी लग रहा है वीकनेस भी आ सकेगी। अडानी पोर्ट्स लेके आएंगे एक बार जरा, अडानी पोर्ट लेके आइए एक बार जरा, और एक बजाज फाइनेंस भी दिखाइएगा जरा स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी दिखाइए, 4 मिनट रह गए बॉस। अडानी पोर्ट डेज लो पे, बजाज फाइनेंस दिखाना एक बार। सुमित जी दोनों चार्ट खोलो तो, अडानी पोर्ट के और बजाज फाइनेंस के, दोनों में से वीक ज़्यादा कौन लग रहा है? बजाज फाइनेंस तो ब्रेकआउट का शेयर था, फेल हो गया ये आज तो, ये तो चलना चाहिए था। देखिए जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं तो बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था और परफेक्ट जो 7200 जो एक सप्लाई जोन था, स्टॉक ने अपने वहीं से ही एक रिजेक्शन दिया हुआ है। मल्टीपल इनसाइड बार्स का जो सपोर्ट था 7120 वो भी ब्रेक हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि कमजोरी बजाज फाइनेंस में ज्यादा रहेगी। अगर हम यहाँ पे डाउन साइड के लेवल देखें तो 6940 विल बी द फर्स्ट टारगेट, और यहाँ पे अगर किसी के पास ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन है तो आप यहाँ पे 7150 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ठीक है, बाजार बंद होने में सिर्फ 3 मिनट का समय भी बाकी रह गया। देखते हैं मार्केट के अंदर आज क्या होता है। फिलहाल जो हम जिस लेवल पे जब बंद करके जा रहे हैं वो तो एक कमज़ोरी का लेवल है, लेकिन फिर भी बाजार इनहेरेंट कमज़ोर नहीं है। कल गैप डाउन काफ़ी हद तक डिसाइड कर देगा। गैप डाउन अगर निफ्टी को 23,000 के आसपास ले आता है, बहुत अच्छी बात है, आपका रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा ठीक। अगर मार्केट कल 23,300 के आसपास खोलता है, मान लो 70 पॉइंट ऊपर खोलता है, तो फिर से आपको वही प्रॉब्लम आएगी कि भाई रिस्क रिवॉर्ड हमारा अच्छा नहीं है, हमको तो बाज़ार के अंदर डिप चाहिए था, वो डिप ही नहीं मिल रहा। तो दोनों चीज़ों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गैप डाउन मिलने वाले पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी होगी बजाय गैप अप होने पर, क्योंकि अपॉर्चुनिटी का खेल है ना, आप कहाँ पे आते हो, कैसी जगह। आपका आधा ट्रेड तो तभी ठीक हो जाता है जब आपको राइट टाइम पे आपने एंट्री की होती है। आधा ट्रेड आपको वैसे ही ठीक होता है, और अगर आपने गलत टाइम पे एंट्री कर दी, अच्छे से अच्छा शेयर भी खरीद लो दुनिया का, लेकिन वो ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता क्योंकि टाइमिंग सही नहीं है। तो इसलिए बैट पे बिल्कुल बीचम बीच बॉल आनी चाहिए, तभी छक्का लगेगा, नहीं तो कैच आउट होने के चांसेस हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा वेट करना है। मेरे को लग रहा है कि बाजार 1 मिनट के लिए गैप डाउन कल कर सकता है, बट हाँ ये असेसमेंट है, ऐसा कुछ पक्का नहीं है। ना ही मेरे से चल रहा है बाजार, ना ही हमारी बातों सुनता भी है। तो आप अपने हिसाब से अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ पाछ के कीजिएगा। मेरे को थोड़ा डाटा ऐसा लगता है कि अभी गुंजाइश है 100-150 पॉइंट और नीचे आने की निफ्टी की। आगे बढ़ें। आज केमिकल्स का शेयर काफ़ी दिन रहा। आज मैं बोलूँगा कि काफ़ी हद तक फर्टिलाइज़र स्टॉक्स का दिन था। आज सरकारी कंपनीज़ का भी एक लिहाज से दिन था, एक लिहाज से आज टायर कंपनीज़ का दिन था। तो आज स्पेसिफिक कमोडिटी बेस्ड क्लियरली मैंडेट का दिन था। आज शाम को कैबिनेट की बैठक होगी, कैबिनेट मंत्रियों की कुछ आपको तस्वीरें दिख जाएंगी। शपथ ग्रहण से आपने मोटा मोटी आइडिया तो ले ही लिया, और उसके बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें और भी पता लग जाएंगी किसको कौन कौन सा मंत्रालय मिल रहा है। कुछ मंत्रालय बहुत साफ़ हैं जिनको शायद रिपीट होके आएगा, जैसे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, वो हो सकता है रिपीट होके आए, मिस्टर रहे उसके अंदर जो मिनिस्टर पहले थे। दूसरा पॉइंट, हो सकता है फाइनेंस भी रिपीट होके आए। होम तो रिपीट होगी ही होगी, तो कुछ मिनिस्ट्री का पहले से पता है कि वो रिपीट होके आ सकती है, लेकिन एक्साइटमेंट वहाँ होगा। जैसे एग्रीकल्चर, वो किसको मिलता है, क्योंकि जो अलायंस है ना उसमें एग्रीकल्चर बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर किसके पास जाता है, ये मिनिस्ट्री टू वॉच होगी, ठीक है ना। फाइनेंस पे भी थोड़ा थोड़ा डाउट है कि किसको मिल सकता है किसको नहीं, बट हाँ निर्मला सीतारमण काफ़ी अच्छी कैंडिडेट है जो वापस उनको रिपीट मिल सकता है यहाँ पे। तो 2 प्रबल दावेदार हैं, पहला एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर, जो शायद रिपीट होके आ जाएंगे। ठीक, देखते हैं फिर भी क्या होता है। इन सब पे ना मार्केट एक राउंड की रिएक्शन अभी देगा, ऐसा नहीं कि उसने कंप्लीट कर दिया। 1600 शेयर एडवांसेस हैं, ये आपको बता रहा है कि मार्केट के अंदर इनहेरेंट प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो 800 शेयर ऊपर लिखे होते, 1600 नीचे लिखे होते। दूसरा पॉइंट, आज वेटेज से ही गाम हुआ है, वेटेज से ही बढ़ा था, वेटेज से ही टूटा है। आज सुबह आपके 3-4 शेयर चलने लगे तो उसने चला दिया, 3-4 शेयर कमज़ोर उसने गिरा दिया। एडवांस डिक्लाइन ना तो एनएससी की खराब हुई, ना ही बीएससी की खराब हुई, F&O की खराब हुई, सिर्फ और सिर्फ F&O की।
इंडिया विक्स आपको सिग्नल देना बंद कर चुका है। इंडिया विक्स को कृपा करके अब ना देखिएगा, नहीं तो आपको वो अच्छी से क्लियरेंस अभी नहीं देखेगा। इंडिया विक्स इवेंट कंप्लीट होते ही वो ख़त्म हो गया। आपने इंडिया विक्स का भरपूर फ़ायदा उठाया, हमने तो आपके सामने बढ़ चढ़ कर इंडिया विक्स की इंपॉर्टेंस बताई और हर बार आपको प्रूव भी करवाया। लेकिन अब इंडिया विक्स हमने खुद ही देखना बंद कर दिया। हम आपसे कैसे कहें कि आप उसको देखा करो, लेकिन ठीक है, एक नोटिसेबल टूल है, आगे कभी कोई ट्रिगर बनेगा तो चेक कर लेंगे, फिलहाल तो नहीं है। ठीक, तो आज मार्केट के अंदर जो क्लोजिंग थी उसमें जो मिड कैप शेयर्स चले, जिनका दबदबा आज मिड कैप शेयर्स में थोड़ा ज़्यादा था, उसमें आप शेयर्स देखेंगे तो आपको दिखेगा फैक्ट टीटागढ़, मोतीलाल का शेयर था, आज आरसीएफ का शेयर था। जो प्रॉफिट बुकिंग वाले शेयर है ना, वो भी नॉन ही हैं आपके। वो है आईआरबी, आज टूट गया, 8% नीचे गया। स्विट्जरलैंड गया 5%, पूना वाला फिनकॉर्प 8%, वेदांता गया 4% नीचे। ठीक, जो आज जिन्होंने साल का हाई टेस्ट किया, केईआई इंडस्ट्रीज़, जीपीआईएल, मोतीलाल ने किया, करूर व्यासा बैंक ने किया, जिस पे खबर हमने बताई आपको, वो भी 1% बढ़कर बंद हुआ है। तो बड़े शेयरों में तो आज कांटे की टक्कर थी, लेकिन छोटे शेयरों में एक तरफा था। और आज थोड़ी थेमेटिक थीम चली है, सीमेंट चला है, थोड़ा बहुत ऑटो भी बाद में आ गया था। तो यही हुआ आज मार्केट के अंदर। ठीक जी, तो कल का कल देखते हैं। आज तो बाजार ने खैर डेज लो पे ही क्लोजिंग की है। आज देखते हैं कल क्या होता है, इसको एक्सटेंड करता है, वापस ले आता है। अगर वापस ले आता है तो मेरे हिसाब से 70 पॉइंट से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। तोड़ देता है तो यहाँ से करीब 100 से 150 पॉइंट और अभी गुंजाइश है निफ्टी की नीचे आने की। देखते हैं कल के कल में क्या होता है। बहुत शुक्रिया सुमित जी, थैंक यू वेरी मच समय निकालने के लिए। शुक्रिया रत्नेश जी, आपका भी थैंक यू वेरी मच। और बहुत शुक्रिया सोनी, आपका भी आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मेरे को सृष्टि को इजाज़त दे सकते हैं। अगला कार्यक्रम आपका कल का बाजार की तैयारी का होगा, आप उसका फ़ायदा लीजिएगा, अच्छे से उसको देखिएगा। मेरे को सृष्टि को इजाज़त दीजिए, कल आपसे वापस मुलाकात करेंगे।